नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट डब्ल्यू चैम्बर्स की 1895 की एक क्लासिक किताब द किंग इन येलो के बारे में। हमारे पास इसकी एक काफ़ी दिलचस्प समीक्षा है। तो इसी समीक्षा के जरिए हम इस कहानी संग्रह की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो इसे आज भी इतना इतना प्रासंगिक बनाए हुआ है। देखिए, पहली नजर में तो शायद ये बस एक और पुरानी हॉरर किताब लगे, है ना। लेकिन ये जो समीक्षा है, ये इसे कॉस्मिक हॉरर, मतलब वो गहरा मनोवैज्ञानिक डर और कुछ परेशान करने वाले प्रतीकों का एक अजीब सा मिश्रण बताती है। बिल्कुल, ये सिर्फ वो भूत प्रेत वाली कहानियां नहीं है, कुछ और है यहाँ, कुछ ज्यादा गहरा। हाँ, तो चलिए खोलते हैं इस समीक्षा को, देखते हैं इसमें क्या है। समीक्षा का जो सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाला पहलू है, वो है इस किताब के बिल्कुल सेंटर में मौजूद एक काल्पनिक नाटक जी, जिसका नाम भी द किंग इन येलो ही है। और कहते हैं कि इस नाटक को जो पढ़ लेता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। हाँ, या फिर वो मौत के दरवाजे पर पहुंच जाता है। सोचिए, ये विचार ही कितना अजीब है कि कोई लिखी हुई चीज, कोई टेक्स्ट इतना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, और यहीं से चेम्बर्स की किताब उस समय की दूसरी हॉरर कहानियों से थोड़ी अलग राह पकड़ लेती है। अच्छा, कैसे? देखिए, आमतौर पे डर किसी बाहरी ताकत से आता है, कोई भूत है, पिशाच है, मॉन्स्टर है। लेकिन यहाँ, जैसा कि समीक्षा इशारा करती हैं, डर का जो स्रोत है वो एक विचार है, एक टेक्स्ट। ये वो प्रतिबंधित ज्ञान वाला खौफ है, कुछ ऐसा जिसे जानना या समझना शायद इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं, और उसकी कोशिश भी खतरनाक है। हाँ। समीक्षा इसे सीधे सीधे H.P. लवक्राफ्ट की शैली से जोड़ती है, जिसे हम लवक्राफ्टियन या कॉस्मिक हॉरर कहते हैं। हाँ, कॉस्मिक हॉरर मतलब वो वाला डर जो ब्रह्मांड की विशालता और उसमें इंसान कितना कितना छोटा है इस एहसास से पैदा होता है। एकदम सही। जहां इंसान का सामना ऐसी सच्चाइयों या ताकतों से होता है जो उसकी समझ से बिल्कुल परे हैं, और ये एहसास ही अपने आप में भयानक है। बिल्कुल, लवक्राफ्ट ने बाद में इस आइडिया को और ज्यादा उभारा, लेकिन समीक्षा बताती है कि चेम्बर्स ने इसकी नींव बहुत पहले रख दी थी। अच्छा। ये डर इस बात से उपजता है कि हम जिस दुनिया को जानते समझते हैं वो शायद पूरी सच्चाई है ही नहीं, और पर्दे के पीछे कुछ ऐसा विशाल, उदासीन और शायद खतरनाक है जिसे हम झेल नहीं सकते। और ये नाटक द किंग इन येलो उसी खतरनाक समझ से परे ज्ञान का प्रतीक बन जाता है। हाँ, एक तरह से वही। समीक्षा इस नाटक के डर के अलावा कुछ और थीम्स पर भी जोर देती है। एक तो है पागलपन और वास्तविकता का टूटना। जी। ऐसा लगता है कि कहानियों के किरदार इस नाटक के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं। वो समझ नहीं पाते कि क्या सच है और क्या उनके दिमाग की उपज। और ये मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत शक्तिशाली है। समीक्षा इसे चैम्बर्स के काम का एक बहुत अहम हिस्सा मानती है। ये सिर्फ कोई बाहरी खतरे की कहानी नहीं है, ये मन के अंदर के विघटन की कहानी है। किरदार बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों, अपनी ही धारणाओं से लड़ रहे होते हैं। मतलब अंदरूनी लड़ाई। हाँ, समीक्षा बताती है कि चैम्बर्स दिखाते हैं कि कैसे ये निषिद्ध ज्ञान सिर्फ बाहरी दुनिया की समझ को ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की अपनी पहचान, उसकी मानसिक स्थिरता, उसको भी नष्ट कर सकता है। ये बहुत अंदर तक जाने वाला डर है। और इसके साथ ही वो रहस्यमयी संकेत और नाम। समीक्षा में जिक्र है कार्कोसा, हैस्टूर, द येलो साइन। ये क्या है? समीक्षा कुछ बताती है इनके मतलब के बारे में? दिलचस्प बात यह है, और समीक्षा भी यही कहती है, कि चैम्बर्स कभी इनका पूरा मतलब बताते ही नहीं। अच्छा। और शायद यही इनकी असली ताकत है। ये नाम और प्रतीक किसी बड़ी अनजानी और डरावनी पहेली के टुकड़े जैसे लगते हैं। कार्कोसा किसी खोए हुए, शापित शहर जैसा लगता है। हस्तूर शायद कोई देवता है या कोई शक्ति, और द येलो साइन वो रहस्यमयी निशान जिसे देखते ही विनाश पक्का है। बाप रे। समीक्षा कहती है कि इनकी जो अस्पष्टता है वही इन्हें ज्यादा डरावना बनाती है, क्योंकि पढ़ने वाले का मन खुद ही खाली जगहों को अपनी भयानक कल्पनाओं से भरता है। हाँ, ये बात है। ये उसी ब्रह्मांडीय रहस्य की ओर इशारा करते हैं, वही लवक्राफ्टियन थीम कि इंसान एक बहुत बड़े खेल में अनजाने में फंसा एक छोटा सा मोहरा है। लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ डर और निराशा ही है? मैंने पढ़ा कि समीक्षा ये भी कहती है कि कुछ कहानियों में, खासकर बाद वाली कहानियों में, प्यार, कला और ट्रेजेडी मतलब दुखांतिका के तत्व भी हैं। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है जिसे समीक्षा उठाती है,
चेम्बर्स का जो ये संग्रह है, ये सिर्फ हॉरर का दस्तावेज नहीं है। शुरुआती कहानियां बेशक कॉस्मिक और मनोवैज्ञानिक डर पर ज्यादा फोकस करती हैं, जी। लेकिन बाद की कहानियां जो शायद पेरिस की बोहेमियन लाइफ से प्रेरित हैं, उनमें कला, जुनून, असफल प्रेम और मानवीय भावनाओं का ताना बाना बुना गया है। अच्छा, तो मतलब मिक्सचर है एक तरह से। हाँ, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि चेम्बर्स हॉरर के साथ इन मानवीय तत्वों को मिलाकर कहानियों को एक अलग गहराई देते हैं। ये सिर्फ डर पैदा करने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि इंसान के अंदरूनी संघर्षों को भी दिखाती हैं, जैसे कला के प्रति समर्पण और निजी जीवन की चाहत के बीच का टकराव, या फिर समाज की उम्मीदें और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच की कशमकश। तो समीक्षा कुछ खास कहानियों का उदाहरण भी देती होगी। कौन सी कहानियां हैं जिन्हें वो सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं? बिल्कुल, समीक्षा कुछ प्रमुख कहानियों पर खास तौर पर ध्यान देती है। पहली है द रिपेयरर ऑफ रेपुटेशंस। अच्छा। ये कहानी एक डिस्टोपियन भविष्य में सेट है, मतलब एक ऐसी काल्पनिक दुनिया जो ऊपर से तो ठीक ठाक लगती है पर अंदर से बहुत दमनकारी और बिगड़ी हुई है। कहानी का हीरो हिलरिड गेस्टन मानता है कि वो एक खोई हुई शाही वंश का वारिस है और उसे दुनिया पर राज करना चाहिए। समीक्षा इसे नायक के धीरे धीरे बढ़ते पागलपन और उस पर द किंग इन येलो नाटक के असर का एक बेहतरीन चित्रण मानती है। मतलब कैसे निजी भ्रम और महत्वाकांक्षा एक खतरनाक विचारधारा से मिलकर विनाशकारी बन जाते हैं। बिल्कुल। डिस्टोपियन भविष्य, पागलपन, प्रतिबंधित नाटक का असर, काफी कुछ है इसमें। और वो कहानी जिसका जिक्र बार बार आता है, द येलो साइन, समीक्षा उसके बारे में क्या कहती है? समीक्षा द येलो साइन को शायद इस संग्रह की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा असरदार डरावनी कहानी मानती है। ओके। इसमें एक पेंटर है, उसकी मॉडल है, उनका सामना एक अजीब बुरे सपने जैसे चर्च के चौकीदार और फिर उस रहस्यमय येलो साइन से होता है। समीक्षा के हिसाब से ये कहानी उस प्रतीक के खौफ को इतनी शिद्दत से दिखाती है कि पढ़ने वाले को भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। हाँ, मतलब सीधे तौर पर नहीं डराती बल्कि माहौल से। हाँ, माहौल और संकेतों से एक गहरा, असहज करने वाला डर पैदा करती है। समीक्षा इसे प्रतीकवाद के कुशल इस्तेमाल का एक बेहतरीन उदाहरण बताती है। और बाकी कहानियां जैसे द मास्क या इन द कोर्ट ऑफ द ड्रैगन? समीक्षा द मास्क का जिक्र करती है कला, रचनात्मकता और पागलपन के बीच के पेचीदा रिश्ते को दिखाने वाली कहानी के तौर पर। इसमें एक मूर्तिकार एक ऐसा घोल बनाता है जो जीवित चीजों को संगमरमर में बदल सकता है। मतलब यहाँ कला बनाने की प्रक्रिया ही विनाशकारी बन जाती है। बाप रे। फिर इन द कोर्ट ऑफ द ड्रैगन है, जिसमें पेरिस के एक चर्च में नायक का सामना किसी भयानक, समझ से परे चीज से होता है। समीक्षा कहती है कि ये कहानी दिखाती है कि कैसे वो अनजाना डर पवित्र और सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों में भी घुसपैठ कर सकता है, जो उसे और भी डिस्टर्बिंग बना देता है। बिल्कुल। तो समीक्षा के हिसाब से शुरुआती कुछ कहानियां ज्यादा हॉरर वाली हैं और बाद वाली थोड़ी अलग। हाँ, समीक्षा इस बात को नोट करती है कि संग्रह की जो बनावट है वो थोड़ी असमान है। पहली 4-5 कहानियां, द रिपेयरर ऑफ रेपुटेशंस, द मास्क, इन द कोर्ट ऑफ द ड्रैगन, द येलो साइन, ये हॉरर शैली में क्लासिक मानी जाती हैं जी। और इन्हीं का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है। बाद की कहानियां ज्यादा रोमांटिक या पेरिस की पृष्ठभूमि वाली ड्रामा जैसी हैं, जिनमें हॉरर के तत्व या तो कम है या बिल्कुल नहीं है। अच्छा। समीक्षा इसे एक संभावित कमजोरी भी मानती है, लेकिन ये भी कहती है कि ये चेम्बर्स की रेंज दिखाता है कि वो सिर्फ एक ही तरह की कहानियां नहीं लिखना चाहते थे। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है जिसका जिक्र समीक्षा में है, वो है चेम्बर्स की लिखने की शैली। कहा गया है कि भाषा बहुत काव्यात्मक और प्रतीकात्मक है। डर सीधे खून खराबे या हिंसा से नहीं आता। सही कहा। समीक्षा चेम्बर्स की शैली की बहुत तारीफ करती है। वो लिखती है कि चेम्बर्स शब्दों से एक माहौल बुनते हैं। वे सीधे सीधे भयानक चीजें दिखाने के बजाय इशारों, संकेतों और एक अजीब सी उदासी या बेचैनी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पढ़ने वाले की कल्पना ज्यादा सक्रिय हो जाती है। बिल्कुल। और अक्सर हमारी अपनी कल्पना किसी साफ साफ वर्णन से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। हाँ, ये तो है। समीक्षा के अनुसार ये सजेस्टिव हॉरर यानी सांकेतिक भय पैदा करने की कला है जिसमें चैम्बर्स माहिर थे। नतीजा ये होता है कि किताब पढ़ने के बाद भी एक अजीब सी असहजता और चिंता मन में बनी रहती है। ये सतही डर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ ऐसा है जो आपके विचारों में गहरे उतर जाता है।
तो फिर आज के समय में मतलब 125 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये किताब, इसे क्यों पढ़ना चाहिए? समीक्षा इसकी क्या वजह बताती है? समीक्षा कई कारण गिनाती है। पहला और सबसे बड़ा कारण तो है इसका ऐतिहासिक महत्व। अगर किसी को H.P. लवक्राफ्ट का काम पसंद है या कॉस्मिक हॉरर में रुचि है तो इसे पढ़ना जरूरी है। अच्छा। समीक्षा बताती है कि लवक्राफ्ट ने खुद चेम्बर्स के काम की, खासकर द किंग इन येलो की प्रशंसा की थी और माना था कि इससे उन्हें प्रेरणा मिली। अरे वाह। तो ये उस शैली की नींव रखने वाली महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। ये समझने के लिए कि हॉरर साहित्य, खासकर मनोवैज्ञानिक और कॉस्मिक हॉरर, कैसे विकसित हुआ, इसे पढ़ना फायदेमंद है। और इसका असर सिर्फ साहित्य तक ही सीमित नहीं रहा है ना? समीक्षा पॉप कल्चर कनेक्शन की भी बात करती है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। समीक्षा बताती है कि कार्कोसा, हेस्टूर, द येलो साइन जैसे नाम और प्रतीक आज भी जिंदा हैं। सच में? कहाँ? इन्हें आप आधुनिक टीवी शोज जैसे कि HBO की मशहूर सीरीज ट्रू डिटेक्टिव के पहले सीजन में देख सकते हैं। हाँ, देखा है, उसमें था ये सब। जी, जहां ये रहस्य और पागलपन के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा कई कंप्यूटर गेम्स, नॉवेल्स और संगीत में भी इनके हवाले मिलते हैं। कमाल है। ये सोचना ही आश्चर्यजनक है कि 1895 में रचे गए ये अस्पष्ट से प्रतीक आज भी लेखकों, कलाकारों और दर्शकों को क्यों लुभाते और डराते हैं। तो क्यों? समीक्षा इस पर कुछ कहती है कि ये प्रतीक इतने स्थायी क्यों साबित हुए, इतने टिके कैसे रहे? समीक्षा इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं देती, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है। शायद ये प्रतीक हमारी किसी बहुत गहरी आदिम चिंता या जिज्ञासा को छूते हैं। जैसे अज्ञात का डर, जिसे हम समझ नहीं सकते उसका भय, वास्तविकता कितनी नाजुक है इसका शक, या शायद ये विचार कि ज्ञान की अपनी एक खतरनाक शक्ति होती है। ये कुछ ऐसे सार्वभौमिक डर हैं जिनसे इंसान हमेशा जूझता रहा है। कार्कोसा या द येलो साइन जैसे प्रतीक शायद इन्हीं गहरे अवचेतन डरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उनकी अस्पष्टता उन्हें फ्लेक्सिबल बनाती है। हाँ, उनकी अस्पष्टता उन्हें समय के साथ बदलते संदर्भों में ढलने की अनुमति देती है और हर पीढ़ी उनमें अपने समय के डर और चिंताएं देख पाती है, शायद। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से हमें क्या समझ आता है? द किंग इन येलो आखिर है क्या चीज? देखिए, समीक्षा का निष्कर्ष बहुत साफ है। ये कोई साधारण हॉरर कहानियों का संग्रह नहीं है। ये साहित्य का एक जटिल और कई परतों वाला काम है जो मनोविज्ञान, कला, दर्शन और वो जो निषिद्ध ज्ञान है उसके खतरनाक चौराहे पर खड़ा है। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखा गया। नहीं, बल्कि यह पाठक को सोचने, असहज होने और शायद अपनी ही मानसिक स्थिरता पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। समीक्षा इसे एक ऐसा अनुभव बताती है जिसमें पाठक सिर्फ एक दर्शक नहीं रहता, तो फिर बल्कि उसे ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वो खुद उस खतरनाक नाटक के पन्नों को छू रहा है और उसके अंदर भी वही अस्थिरता पैदा हो रही है जिसका जिक्र कहानियों में है। समीक्षा ने इसे 4.55 की रेटिंग दी है, जो काफी ऊंची है, और इसे हॉरर और मिस्ट्री के शौकीनों के लिए एक मास्टरपीस बताया है। जी, ये रेटिंग और प्रशंसा बताती हैं कि इसकी साहित्यिक गुणवत्ता और इसका प्रभाव कितना गहरा है। तो हमने इस समीक्षा के जरिए देखा कि रॉबर्ट चेम्बर्स की द किंग इन येलो सिर्फ कहानियों का एक संग्रह भर नहीं है। ये एक ऐसा साहित्यिक अनुभव है जो पाठक को अंदर तक झकझोर सकता है, उसे बेचैन कर सकता है। हाँ, ये डर की सीमाओं को टटोलता है, लेकिन साथ ही कला, प्रेम, महत्वाकांक्षा और वास्तविकता के टूटने जैसे गंभीर विषयों को भी बड़ी खूबसूरती से छूता है। और ये हमें उस केंद्रीय विचार पर वापस लाता है, वो काल्पनिक नाटक जिसे पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। समीक्षा इसी विचार के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ हमारे लिए सोचने की बात यह है, क्या वाकई कुछ विचार या ज्ञान इतने खतरनाक हो सकते हैं कि उनका सामना करना ही विनाशकारी हो? क्या ब्रह्मांड में ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें न जानना ही इंसान के लिए बेहतर है? या फिर ये सारा डर, ये सारी अस्थिरता हमारे अपने अंदर ही छिपी होती है और चेम्बर्स जैसी रचनाएं उसे बस सतह पर लाने का काम करती हैं? गहरा सवाल है। हाँ, ये सवाल द किंग इन येलो 1 सदी से भी ज्यादा समय बाद आज भी हमसे पूछ रहा है, और शायद यही इसके कभी न खत्म होने वाले आकर्षण का राज है।